हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होकर अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस चंद अकेडमी में, जिसमें मैं आपको कंटिन्यू करा रहा था जीएस। और हमारी लास्ट क्लास में मैंने आपको कराए थे इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनका डिस्कशन मैंने अपनी लास्ट क्लास में किया था। आज है फ्राइडे और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास नंबर 28 को। ध्यान रखेंगे, आज है हमारी क्लास नंबर 28, जिसमें मैं आपको कराऊंगा जो भारत के प्रायद्वीपीय स्टेट हैं, उनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके जो फैक्ट हैं, प्रायद्वीपीय स्टेट से रिलेटिव जो भी फैक्ट होते हैं। असल में एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से उठते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को, और मैं जिसमें कवर कराऊंगा आपको प्रायद्वीपीय भारतीय राज्य के इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, और आज है हमारी क्लास नंबर 28। चलेंगे अपने सेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दूं कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में क्या कराया था। मैंने आपको बताया था कि जो भारत का ज्योग्राफी है, यानी भारत का जो भौगोलिक है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, भारतीय राज्य से रिलेटिव, उनकी सीमाओं से रिलेटिव, और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो मैं प्रायद्वीपीय भारत में देखो, यहां से प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि ऐसे स्टेट्स जो जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, ऐसे स्टेट्स जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो उन स्टेट्स को क्या बोलेंगे? प्रायद्वीपीय राज्य। तो ऐसे स्टेट कौन कौन से हैं? ऐसे स्टेट गुजरात से शुरू होते हैं। देखो, एक गुजरात, फिर उसके बाद में हम देखेंगे महाराष्ट्र, गोवा, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसके अलावा फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो ये सभी जो स्टेट्स हैं, ये सभी स्टेट्स कैसे हैं? भारत के प्रायद्वीपीय स्टेट है। प्रायद्वीपीय स्टेट से मतलब है कि ऐसे स्टेट्स जिनकी सीमा समुद्र से लगती है या फिर बंगाल की खाड़ी। अगर मैं इस तरफ की बात करूं तो ये सारे स्टेट हैं, जैसे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इनकी सीमा लगती है कहां से? बंगाल की खाड़ी से। ओके, और ये वाले स्टेट जो है हमारे गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरला, ये सारे स्टेट्स कैसे हैं? जिनकी सीमा लगती है अरब सागर से। ध्यान रखेंगे, ऐसे स्टेट्स के बारे में ही हम कवर करेंगे अपने सेशन को आज, जिसमें मैं आपको कवर कराऊंगा इनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट। ओके, असल में एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट है जिसकी सर्वाधिक जो लंबाई है वो समुद्र के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन सा है? आप सभी को दिख रहा होगा, तो गुजरात। ध्यान रखें, गुजरात एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी जिसकी जो बॉर्डरी है, जिसकी जो सीमा है, वो गुजरात के मतलब समुद्र के साथ में ज्यादा सीमा साझा करता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से स्टेट हैं। पहले है हमारा गुजरात, दूसरा है गोवा, तीसरा है हमारा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद हमारा कर्नाटका, उसके बाद हमारा केरल, तमिलनाडु, फिर हमारा ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद है उड़ीसा, और लास्ट में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो सारे स्टेट्स हैं, कितने हैं? तीन तीन छः, तीन नौ, यानी कि 9 स्टेट ऐसे हैं जो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारतीय राज्य में आते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब है कि जो जिनकी सीमा समुद्र के साथ लगती है। तो कितने स्टेट हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत के कितने स्टेट हैं जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है। तो कितने स्टेट हैं? 9 स्टेट है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। इनसे रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसी स्टेट की जो सीमा है वो सर्वाधिक समुद्र से या किसी स्टेट की सीमा सर्वाधिक तटीय सीमा है। ध्यान रखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। तो कौन सा स्टेट है? गुजरात। गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा होती है। तटीय सीमा का मतलब है कि ऐसे स्टेट्स, यानी कि ऐसी सीमा जो समुद्र से टच करती है। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात। दूसरे नंबर की बात करूं तो दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तीसरे पर है हमारा तमिलनाडु।
ध्यान रखेंगे तीनों पॉइंट्स को। ऐसे स्टेट्स जिनकी सीमा समुद्र से तट होती है उन्हें बोलते हैं तटीय राज्य। और तटीय सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और कितने स्टेट हैं ऐसे जिनकी सीमा समुद्र से टच होती है या फिर जो प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं? तो कितने हैं? 9 स्टेट हैं। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत में कितने स्टेट हैं या फिर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं या फिर कौन सा स्टेट्स नहीं आता। तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सभी स्टेट्स हैं जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे गुजरात को। तो गुजरात में क्या है कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा, मैंने बताया था अभी आपको कि गुजरात से रिलेटिव एक इंपोर्टेंट फैक्ट यह है कि सबसे लंबी तटीय सीमा, समुद्री सीमा बोलते हैं या फिर बोलेंगे तटीय सीमा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी होती है? सर्वाधिक तटीय सीमा, तटीय सीमा वाला राज्य है। पॉइंट नंबर दूसरा है गुजरात जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है गुजरात का कच्छ। ध्यान रखें गुजरात का कच्छ से एग्जाम में पूछा जाता है कि गुजरात का कच्छ क्यों प्रसिद्ध है या फिर कच्छ कहाँ है? तो गुजरात में। और कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। ध्यान रखेंगे कच्छ, कच्छ का रण भी से बोलते हैं, कच्छ का रण। कच्छ का रण किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। ध्यान रखेंगे कच्छ का रण किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। कच्छ का रण है क्या? कच्छ का रण अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये प्राकृतिक रूप से क्या है? ये दलदली दलदली भूमि का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे कच्छ का रण क्या है? दलदली भूमि का हिस्सा, दलदली भूमि। ध्यान रखेंगे क्या है? कच्छ का रण दलदली भूमि। और कच्छ किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कच्छ का रण दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के, दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे कच्छ का रण दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गुजरात और पाकिस्तान को अलग करने वाली सरक्रीक रेखा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सरक्रीक जो है, सरक्रीक जो लाइन है, सरक्रीक सीमा रेखा जो है किस किस के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत में कहां है? गुजरात में सरक्रीक। ध्यान रखेंगे सरक्रीक को हम बोलते हैं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। सरक्रीक क्या होता है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु। सरक्रीक मैंने आपको क्लास में बताया था। भारत का उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सारे पॉइंट्स बताए थे। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी क्या बताया था? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी क्या बताया था? इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी क्या बताया था? किबूती, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिमी क्या है? सरक्रीक। और सरक्रीक जो सीमा रेखा है ये कहां बनती है? गुजरात और पाकिस्तान, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है सरक्रीक सीमा रेखा। ध्यान रखेंगे सरक्रीक कहां है? गुजरात में। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ। क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ रेखा, या फिर बोलेंगे 24 डिग्री पैरेलल रेखा, यानी 24 यानी 24 डिग्री समांतर रेखा किस किस के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ध्यान रखेंगे गुजरात से रिलेटिव सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुजरात की सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर किसी लिए गुजरात का जो कच्छ का रण है वो किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए। और कच्छ का रण जो है वो क्या है? एक दलदली भूमि है जो नमक के रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम नमक के रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे मुंबई, महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो मुंबई है। इसके अलावा क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आपको बताइए कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान। इसके अलावा मुंबई 7 टापुओं का नगर। तो मुंबई को बोलते हैं हम 7 टापुओं का नगर। क्या बोलेंगे? मुंबई को 7 टापुओं का नगर। तीसरा है भारत का हॉलीवुड या फिर भारत की आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी, तीनों ही चारों पॉइंट ध्यान में रखेंगे। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। और भारत के महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है वो भी। और इसके अलावा बॉलीवुड, भारत का बॉलीवुड कहाँ है? मुंबई में है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र से रिलेटिव एक इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में क्या है? गणेश उत्सव। ध्यान रखेंगे गणेश उत्सव बोल देंगे या फिर गणेश चतुर्थी बोल देंगे। तो ये जो त्योहार है ये मेनली और मोस्टली कहां मनाया जाता है? महाराष्ट्र में बनाया जाता है। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने ही गणेश पूजा या फिर गणेश चतुर्थी का जो शुभारंभ किया था वो महाराष्ट्र में किसके द्वारा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक। पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे गणेश
चतुर्थी यहाँ का प्रमुख त्योहार है। गणेश चतुर्थी यहाँ का प्रमुख त्योहार है, ध्यान रखेंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हम बात करेंगे गोवा की। तो गोवा की राजधानी की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। इसके अलावा गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा, ध्यान रखेंगे। और मैं बात करूं जनसंख्या के हिसाब से तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा राज्य की बात करें तो गोवा, ध्यान रखेंगे, सॉरी सिक्किम। क्या है? सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा, ध्यान रखेंगे। और गोवा की एकमात्र नदी है मांडवी। क्या है? गोवा की एकमात्र नदी है मांडवी, ध्यान रखेंगे। गोवा की एकमात्र नदी क्या है? मांडवी। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य, ध्यान रखेंगे। भारत का पहला, क्वेश्चन पूछ लिया जाए, करंट का क्वेश्चन है हाल ही में ये, कि भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है? तो गोवा। रेबीज क्या है? रेबीज कुत्तों से, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवरों से काटने से जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं हम रेबीज। यानी कि रेबीज एक वायरस डिसीज है। कैसी है? वायरल डिसीज है। और एक किससे होती है? जंगली जानवरों के काटने से, जंगली जानवर जैसे कुत्ता, लोमड़ी, बंदर, इनके काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। और रेबीज क्या है? इसमें क्या होता है कि पानी से डर, यानी पेशेंट जो होता है उसे पानी से डर लगने लगता है, तो इसलिए उसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया बोल देंगे, या फिर बोलेंगे रेबीज, जो कि एक वायरल डिसीज है। हाइड्रोफोबिया, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य है गोवा। हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य है। अब क्वेश्चन ये है कि हर घर जल पहुंचाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हर घर जल पहुंचाने वाला पहला स्टेट तो है गोवा, और हर घर जल पहुंचाने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भारत का? हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे बुरहानपुर। क्या है? हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य डिस्ट्रिक्ट वाला पहला डिस्ट्रिक्ट क्या है? बुरहानपुर, पश्चिम बंगाल, ध्यान रखेंगे। बुरहानपुर, पश्चिम बंगाल। बुरहानपुर, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा हम ध्यान रखेंगे गोवा में क्या है? महावीर। क्या? महावीर नेशनल पार्क। क्या है? महावीर नेशनल पार्क। महावीर नेशनल पार्क कहाँ है हमारा? गोवा में है। महावीर नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर नेशनल पार्क भारत के किस स्टेट में है? तो गोवा में है। और मांडवी नदी, गोवा की एकमात्र नदी है मांडवी नदी, ये कहाँ है? गोवा में है। इसके अलावा फुगड़ी, क्या आप बोलेंगे? फुगड़ी, यानी फुगड़ी जो लोक नृत्य है, फुगड़ी, वो कहाँ का है? वो भी है गोवा का। फुगड़ी क्या है? फुगड़ी बोलेंगे। एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ध्यान रखेंगे गोवा का लोक नृत्य है फुगड़ी। और गोवा में एक नेशनल पार्क है महावीर, और गोवा की एकमात्र नदी है मांडवी। कुछ अगले स्लाइड में चलते हैं। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। आप सभी को पता होगा। कर्नाटक में हाल ही में भी चुनाव हुए हैं, तो कर्नाटक के नए सीएम कौन बने हैं बताइए? न्यू सीएम कौन है? सिद्धारमैया, ध्यान रखेंगे। कौन बने हैं? सिद्धारमैया। सीएम बने सिद्धारमैया, और एक बने थे डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कौन बने हैं? डीके राजकुमार, ध्यान रखेंगे। डिप्टी सीएम कौन बने हैं? डिप्टी सीएम डीके राजकुमार। डीके राजकुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम बने हैं। हाल ही में अभी चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी है, जिसके सीएम बने थे सिद्धारमैया। इसके अलावा कर्नाटक क्या है? कर्नाटक में है सिलिकॉन वैली, ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन वैली, यानी कि सिलिकॉन वैली कहाँ है? भारत में कर्नाटक में है। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलुरु में है सिलिकॉन वैली। वैसे जो एक मेन एरिया है सिलिकॉन वैली, किस लिए है? सिलिकॉन वैली में क्या होता है कि जो एक इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि जो असल में, वैसे अगर हम बात करता हूं तो सिलिकॉन वैली जो है ये अमेरिका, यानी कि सिलिकॉन वैली वैसे कहाँ है?
अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली अमेरिका की यूएस में है, कहाँ? कैलिफोर्निया में। ध्यान रखेंगे। और भारत की बात करें तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली में क्या होता है? सिलिकॉन वैली में जितने भी डिजिटली, यानी कि जितने भी डिजिटली काम होते हैं कंप्लीट रूप से, इसमें क्या होता है को एक भी सिंगल वर्क जो होता है सिलिकॉन वैली में, जो बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के और बिना डिजिटल के नहीं होता है। इसमें सभी काम जो भी होंगे वो इलेक्ट्रिफिकेशन के और टोटली डिजिटल होंगे। ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिलिकॉन वैली आईटी सिटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर अंतरिक्ष अंतरिक्ष सिटी के नाम से किसे जानते हैं? हम बेंगलुरु को। ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे ज्यादा ट्रैफिक पूछा हुआ है कि भारत का सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां लगता है? बेंगलुरु में। ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा ट्रैफिक भारत में, सबसे ज्यादा ट्रैफिक भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहां लगता है? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही है सिलिकॉन वैली। और सिलिकॉन वैली में ही है क्या? इसे हम बोलते हैं आईटी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी या फिर अंतरिक्ष सिटी। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं केरल की। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। साक्षरता दर सर्वाधिक, यानी कि 94%। भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा साक्षर और शिक्षित जो स्टेट है वो कौन सा है? केरल। ध्यान रखेंगे। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। इसका लिंग अनुपात कितना है? 1000 और 1084। 1000 और 1084, यानी सर्वाधिक जो लिंग अनुपात है वो कहाँ है? केरल में ही। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम है हरियाणा में। ध्यान रखेंगे। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है? हरियाणा में। और सर्वाधिक कहाँ है? केरल में। इसके अलावा साइलेंट वैली, केरल को कहा जाता है साइलेंट वैली। क्या होते हैं साइलेंट वैली में? मतलब फूलों की। साइलेंट वैली की बात करें तो साइलेंट वैली दो तरीके से होती है। एक तो साइलेंट वैली उत्तराखंड में भी है और एक क्या है, ये केरल में भी है। यहाँ प्रमुख पर्व क्या है? ओणम। यहाँ का प्रमुख पर्व क्या है? ओणम है, जिसमें नौका दौड़ होती है। इसके अलावा ओणम जो है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओणम कितने दिवस, यानी कि कितने दिन का त्योहार है? तो 10 दिन का। कितने दिन का? ओणम 10 दिवसीय त्योहार। 10 दिवसीय ओणम कैसा है? ओणम 10 दिवसीय त्योहार है। कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अट्टू पोंगल क्या है? अट्टू पोंगल, अगर बात करें सिर्फ पोंगल की तो पोंगल है केरल का, और बात करें अट्टू पोंगल की अट्टू पोंगल होता है तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे। अट्टू पोंगल तमिलनाडु। दोनों में अंतर है। ओणम है केरल और पोंगल है, ओणम है केरल और पोंगल है तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे। इनमें क्या होता है? इनमें जो सांडों की लड़ाई, यानी कि जो सांड होते हैं उनकी लड़ाई या उनकी स्पर्धा होती है किसमें? ओणम में। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है? केरल का है। सर्वाधिक कम है हरियाणा का। और सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट है केरल। उस अगली स्लाइड पर है। अब हम डिस्कस करेंगे तमिलनाडु को। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। सबसे ज्यादा रामसर साइट, सबसे ज्यादा रामसर साइट कितनी है? 14। मुझे बताइए कि हाल ही में भारत में कितनी, यानी कि वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? 75। कितनी है भारत में वर्तमान में? 75 रामसर साइट। कितनी है? 75 रामसर साइट है, जिनमें सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जिसमें है 10। ध्यान रखेंगे। दूसरे नंबर पर 10 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा जो रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, रामसर साइट में मतलब क्या है कि जो आर्द्र भूमि, रामसर साइट का मतलब है कि आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में। ध्यान रखेंगे कब हुआ है रामसर सम्मेलन? रामसर कन्वेंशन इसे बोलेंगे। रामसर सम्मेलन कब होता है? 1971। ध्यान रखेंगे। और 1975 पर इस पे संधि होती है और भारत इसमें 1982, भारत रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर करता है? 1982। ध्यान रखेंगे। और 1975 पे, 1971 में तो समझौता होता है, 1975 पे इस पे एग्रीमेंट होता है। इसके अलावा 1982 में भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल होता है। ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 75 रामसर साइट। तमिलनाडु सीमा अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, यानी कि तीनों से मिलती है किसकी? तमिलनाडु की। तीनों सागरों से, अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी पे और हिंद महासागर से, तीनों से मिलती है तमिलनाडु की सीमा। इसके अलावा मैंने बताया था कि पोंगल, जल्लीकट्टू कहाँ के पर्व है? ये भी तमिलनाडु के पर्व हैं। पोंगल जो है 14 जनवरी
को मनाया जाता है। इसमें इंद्र देव की पूजा की जाती है। इसे दक्षिण भारत का नववर्ष है। दक्षिण भारत का नववर्ष किसे बोलते हैं? पोंगल को। मैंने बताया था कि ओणम क्या है, ओणम होता है केरल में, और पोंगल क्या है, पोंगल होता है तमिलनाडु में। पोंगल में क्या होता है कि इसमें मतलब जो सांड होते हैं, सांडों की स्पर्धा यानी कि सांडों की दौड़ होती है और उनमें जो लड़ाई होती है। तो इसके अलावा दक्षिण भारत का नववर्ष भी बोलते हैं। देखो एक बार मैं तो आपको दिखा दूं स्लाइड में। सबसे नीचे का स्टेट देखिए, ये है हमारा तमिलनाडु। तो इस इधर की बात करें तो इधर है हमारा बंगाल की खाड़ी, इधर की बात करें तो इधर है हमारा अरब सागर, और नीचे की बात करें तो नीचे हमारा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और यहीं पर यानी कि तमिलनाडु यहाँ तमिलनाडु यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में यहीं पर क्या है, तमिलनाडु से सीमा लगाता है पाक जल संधि। ध्यान रखेंगे, पाक जल संधि बोलेंगे या फिर बोलेंगे मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ है? वो भी तमिलनाडु में है। और पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के, भारत और श्रीलंका के बीच है। ध्यान रखेंगे, पाक जल संधि किस किस के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में। तो तमिलनाडु एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगती है। ध्यान रखेंगे। अब डिस्कस करते हैं आंध्र प्रदेश को। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। हाल ही में यहाँ पर सबमिट हुई थी जिसमें विशाखापट्टनम को भारत की मतलब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी के रूप में मान्यता दे दी गई है। अब जो फिलहाल की बात करूं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? विशाखापट्टनम। कौन सी है? विशाखापट्टनम। वैसे 10 वर्ष के लिए समझौता हुआ था जिसके तहत आंध्र प्रदेश की राजधानी को अमरावती बनाया गया था। लेकिन 2024 में क्या होगा कि 2024 के बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? विशाखापट्टनम। इसे सीमांत प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे, सीमांत प्रदेश के नाम से किसे जानते हैं? आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही बना। तो कब हुआ था? 2 जून 2014। ध्यान रखेंगे, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था क्या? तेलंगाना। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग होता है? 2 जून 2014 को। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगनमोहन। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश से रिलेटिव एक फैक्ट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित पहला स्टेट कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी। इसे सीमांत प्रदेश के नाम से बोलते हैं। इसकी वर्तमान में राजधानी है विशाखापट्टनम। अमरावती है वर्तमान में, लेकिन 2024 में क्या होगा? इसकी राजधानी विशाखापट्टनम हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के रिलेटिव मैंने आपको बताया कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है हमारा गुजरात। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। तो दूसरी सबसे ज्यादा तटीय सीमा साझा कौन करता है? आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा की राजधानी आपको पता होगी भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक जो बीजू जनता दल के हैं। इसके अलावा यहाँ पर जगन्नाथ यात्रा पूरी उड़ीसा से निकलती है। तो आपको पता होगा जगन्नाथ यात्रा जो होती है वो कहाँ होती है? उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा के लोक नृत्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोटी पुआ जो लोक नृत्य है कहाँ का है? उड़ीसा का है। धानु यात्रा बाली यात्रा या फिर बोलते हैं रज पर्व। ये चारों इंपोर्टेंट हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्तमान मतलब कौन सा लोक नृत्य है जो उड़ीसा से संबंध रखता है या उड़ीसा का है? तो कौन सा है? गोटी पुआ, धानु यात्रा, बाली यात्रा और रज पर्व। ध्यान रखेंगे चारों को। रज पर्व कहाँ का है? एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रज पर्व किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किसका है? उड़ीसा का। गोटी पुआ, धानु यात्रा और बाली यात्रा चारों ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा बात करें नेशनल पार्क की तो भीतरकनिक। ध्यान रखेंगे, भीतरकनिक नेशनल पार्क। इसके अलावा बताइए कमेंट करके कि इसके अलावा उड़ीसा में और कौन सा है? भीतरकनिक है या फिर बोलेंगे सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। भीतरकनिक नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा में है। गोटीपुआ, रजपर्व, बाली यात्रा या फिर धानु यात्रा कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स को।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो राजधानी हमारी कोलकाता, जो हुगली नदी पर बसा हुआ है। इसके अलावा कलकत्ता 1911 तक भारत की राजधानी था, और 1911 में जब जॉर्ज पंचम ब्रिटेन से इंग्लैंड आए, मतलब ब्रिटेन से भारत आए, तो उन्हीं के द्वारा 1912 में क्या हुआ था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली चेंज हो गई थी। कब? 1912 में। इसके अलावा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के से घिरा हुआ है। कहाँ? किससे? बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों से लगती है? बांग्लादेश से लगती है, भूटान से लगती है और नेपाल से लगती है। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे दुर्गा पूजा। क्या रखेंगे? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा किस राज्य का एक विशिष्ट त्योहार है? किसका है? पश्चिम बंगाल का। ध्यान रखेंगे दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ का है? दुर्गा पूजा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा ध्यान रखेंगे सुंदरवन नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे? सुंदरवन नेशनल पार्क तो ये है ही। और सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा है किसका? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसका है? ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। किस पर है? गंगा नदी पर है। कहाँ है? कोलकाता में है। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स को। और कोलकाता भारत की राजधानी कब तक थी? 1911 तक थी। 1912 में ही जब जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर आए थे, तो उन्हीं के द्वारा भारत की जो राजधानी थी वो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। ध्यान रखेंगे सारे पॉइंट्स को। आज की क्लास हमारी वैसे स्टूडेंट्स यही खत्म होती है। मैंने आपको एक देखो, मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं क्लास का कि हमने आज क्या पढ़ा। मैंने आपको जितने भी प्रायद्वीप भारत के राज्य थे उनसे रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे उनका डिस्कशन अपनी क्लास में क्या है, मैंने सारे स्टेट्स बताए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने स्टेट्स हैं जो प्रायद्वीप भारत का हिस्सा हैं, तो पहला है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं, ये वाले। इस यानी कि भारत का ये वाला जो हिस्सा है इसे हम बोलेंगे क्या? इसे ही बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलेंगे? इसे ही प्रायद्वीपीय भारत। इसके अलावा जो इस वाला जो तटीय है इसे बोलेंगे पूर्वी घाट। क्या बोलेंगे? पूर्वी घाट। और इस वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट। जो ये वाला जो तट होता है, यानी कि जो पश्चिमी घाट का जो तट है, पश्चिमी घाट का जो तट है उसे क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। पश्चिमी घाट का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे, या जो सीमा है उसे क्या बोलेंगे? कोरोमंडल। इसे क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। और जो पूर्वी घाट का जो तटीय क्षेत्र है, यानी पूर्वी घाट की जो तटीय सीमा है उसे क्या बोलेंगे? मालाबार। क्या बोलेंगे? मालाबार तट। पूर्वी घाट का जो तटीय क्षेत्रफल है उसे क्या बोलेंगे? मालाबार तट। और गुजरात से और यहां तक का, यानी कि गोवा तक का जो बीच का तट होता है इसे क्या बोलेंगे? कोंकण। क्या बोलते हैं इसे? गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र। गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र के बीच का जो तटीय क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कोंकण तट। ध्यान रखेंगे इधर होता है हमारा, यानी जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को बोलते हैं हम कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट को बोलते हैं हम मालाबार तट, और गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के बीच का जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम? कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। सारे स्टूडेंट्स आई होप की क्लास को समझ पाए होंगे कि मैंने आपको आज क्या पढ़ाया है। मैंने डिस्कस किए हैं भारत के प्रायद्वीप राज्य और उनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं कंटिन्यू करूंगा स्टूडेंट्स आपके साथ विश्व का भूगोल, यानी विश्व के भूगोल से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन हो सकते थे उन्हीं का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में।